ऊब और एक अजनबी ललकार। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में वसंत ऋतु का आगमन हो चुका था। बागों में फूल खिले थे और हवा में इत्र की खुशबू थी, लेकिन दीवाने खास में माहौल कुछ बुझा बुझा सा था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर लेटे हुए थे। उनके सामने नर्तकियां नृत्य कर रही थीं, संगीतकार तान छेड़ रहे थे, लेकिन अकबर का मन नहीं लग रहा था। बंद करो यह सब, अकबर ने अचानक हाथ उठाया। संगीत थम गया। जहांपनाह, क्या कोई खता हुई? तानसेन ने डरते हुए पूछा। नहीं तानसेन, अकबर ने उबासी लेते हुए कहा। बात सुरों की नहीं, चुनौती की है। सब कुछ कितना आसान है, कोई पहेली नहीं, कोई मुश्किल नहीं। हमारा दिमाग जंग खा रहा है। तभी दरबान ने दौड़ते हुए प्रवेश किया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। जहांपनाह, गजब हो गया। मुख्य द्वार पर एक अजीब सा आदमी आया है। वह खुद को महाकाली का भक्त और दक्षिण का जादूगर बताता है। उसका नाम तांत्रिक भैरवनाथ है। तो उसे कुछ अशर्फियां देकर विदा करो, अकबर ने लापरवाही से कहा। हुजूर, वह भीख मांगने नहीं, चुनौती देने आया है। दरबान ने कहा। उसके पास एक काली हांडी है। उसका कहना है कि मुगल सल्तनत का पूरा खजाना भी उस छोटी सी फूटी हांडी को नहीं भर सकता। अकबर की आंखों में चमक आ गई। पूरा खजाना एक हांडी को नहीं भर सकता? बुलाओ उसे तुरंत। अध्याय 1। तांत्रिक और उसकी काली हांडी। दरबार में एक विचित्र व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह लंबा था, उसकी जटाएं जमीन छू रही थीं और गले में हड्डियों की माला थी। उसके हाथ में एक बहुत ही पुरानी, गंदी और जगहजगह से चटकी हुई क्रैक्ड मिट्टी की हांडी थी। हांडी के पेंदे में एक स्पष्ट छेद, होल दिखाई दे रहा था। तांत्रिक ने बिना सिर झुकाए कहा, क्या तुम ही हो अकबर, जिसे लोग दुनिया का सबसे अमीर बादशाह कहते हैं? दरबारी इस गुस्ताखी पर भड़क गए। राजा मान सिंह ने तलवार पर हाथ रखा। जुबान संभाल कर बात कर ढूंढी। अकबर ने मान सिंह को रोका। शांत रहो, बोलो तांत्रिक, क्या चाहते हो? तांत्रिक भैरवनाथ ने वह फूटी हांडी बीच दरबार में रख दी। हांडी देखने में इतनी बदसूरत थी कि शाही फर्श भी शर्मिंदा हो जाए। बादशाह, तांत्रिक हंसा, यह मेरी अक्षय भूख वाली हांडी है। मेरी चुनौती सरल है। अगर तुम इस हांडी को पानी से लबालब भर दो तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा और अपनी सारी जादुई शक्तियां तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम इसे नहीं भर पाए तो तुम्हें मुझे अपना आधा राज्य देना होगा। दरबारी हंसने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, अरे ओ पागल, इस हांडी के नीचे तो छेद है, इसमें पानी रुकेगा कैसे? यह तो बच्चा भी बता देगा। तांत्रिक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, यही तो जादू है। अगर छेद बंद करके भरा तो क्या खाक भरा? दम है तो इस छेद वाली हांडी को भरकर दिखाओ। शर्त यह है कि छेद को किसी चीज से बंद नहीं किया जाएगा। अकबर ने सोचा, यह जरूर कोई मामूली चाल है। उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। अध्याय 2। पानी का खेल और मुल्ला की फजीहत। अकबर ने आदेश दिया, भिश्ती, पानी भरने वाले को बुलाओ। इस पागल का भ्रम तोड़ दो। शाही भिश्ती अपनी बड़ी सी मशक लेकर आया। उसने तांत्रिक की हांडी में पानी डालना शुरू किया। छल 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 पानी हांडी में गिरता और तुरंत नीचे के छेद से बाहर निकलकर शाही फर्श पर फैल जाता। भिश्ती पानी डालता रहा, डालता रहा। पानी फर्श पर बहने लगा। दरबार तालाब बनने लगा, लेकिन हांडी खाली की खाली। अकबर ने चिल्लाकर कहा, तेजी से डालो, इतना तेज डालो कि निकलने से पहले भर जाए। 10 और भिश्ती बुलाए गए। सबने एक साथ पानी डाला। पानी की बौछार से तांत्रिक भीग गया, लेकिन वह ठहाके मारता रहा। हांडी में एक बूंद पानी नहीं रुका। मुल्ला दो प्याजा आगे आए। जहांपनाह, यह पानी का खेल नहीं, विज्ञान का खेल है। मुझे मौका दे। मुल्ला ने सोचा कि पानी पतला होता है, इसलिए निकल जाता है। उन्होंने शाही हलवाई से गाढ़ी चाशनी, शुगर सिरप मंगवाई। अगर हम इसमें गाढ़ी चाशनी डालें तो वह धीरे बहेगी और हांडी भर जाएगी। मुल्ला ने अपनी अकल लगाई। चाशनी लाई गई। मुल्ला ने खुद बाल्टी उठाई और हांडी में उन्हेली। चाशनी गाढ़ी थी। वह धीरे धीरे छेद से टपकी, लेकिन टपकती ही रही। हांडी कुछ पल के लिए भरी दिखी, लेकिन अगले ही पल खाली हो गई। उल्टा पूरे दरबार में चींटियां आने का खतरा बढ़ गया और मुल्ला जी के कपड़े चिपचिपे हो गए। तांत्रिक भैरवनाथ जोर से हंसा। क्या हुआ मुगलो?
तुम्हारी बुद्धि भी इस हांडी की तरफ फूटी हुई है क्या? अध्याय 3। दरबार में हड़कंप सूरज हलने लगा था। दरबार पानी और चाशनी से सराबोर था। अकबर का अहंकार चोट खा चुका था। आधा राज्य दाव पर लगा था। बीरबल कहाँ है? अकबर ने गुस्से और हताशा में पूछा। तभी पता चला कि बीरबल तो आज छुट्टी पर है और यमुना किनारे मछलियों को दाना खिला रहे हैं। अकबर ने तुरंत घुड़सवार दौड़ाए। बीरबल को अभी के अभी लेकर आओ, चाहे वह जिस हाल में हो। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। हर तरफ कीचड़, परेशान दरबारी और बीच में वह तांत्रिक जो अपनी फूटी हांडी के साथ विजय मुद्रा में खड़ा था। अकबर ने बीरबल को सारी स्थिति समझाई। बीरबल, अगर यह हांडी नहीं भरी तो हमें आधा हिंदुस्तान इस ढोंगी को देना पड़ेगा। कुछ करो। बीरबल ने उस हांडी को गौर से देखा। उन्होंने उसे हाथ में उठाया। वह एक साधारण मिट्टी की हांडी थी जिसके नीचे एक बड़ा सा छेद था। कोई जादू नहीं, बस सीधा सा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स था। छेद से पानी बहेगा ही। बीरबल ने तांत्रिक से पूछा, महाराज, क्या मैं इस हांडी को छू सकता हूँ? कहीं यह मुझे खा तो नहीं जाएगी? तांत्रिक ने घमंड से कहा, छू लो, उठा लो, नाच लो, लेकिन शर्त याद रखना, छेद बंद नहीं करना है और हांडी पानी से लबालब भरी होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात? इसके लिए बादशाह को परेशान करने की क्या जरूरत थी? यह काम तो मेरा रसोइया भी कर देता। तांत्रिक भड़क गया। बातों के बताशे मत बनाओ बीरबल, करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। इस हांडी को भूख लगी है। इसे पहले मुझे अपने घर ले जाकर कुछ मंत्र सुनाने होंगे। कल सुबह यह दरबार में ही भरेगी। अकबर ने राहत की सांस ली। तांत्रिक ने भी सहमति दे दी, क्योंकि उसे यकीन था कि यह असंभव है। अध्याय 4। बीरबल की प्रयोगशाला। बीरबल हांडी लेकर घर आए। उनकी बेटी ने पूछा, पिताजी, आप यह कबाड़ क्यों लाए हैं? बीरबल ने हांडी को मेज पर रखा और उसे देखने लगे। बेटी, यह कबाड़ नहीं, बादशाह की इज्जत है। समस्या यह है कि हमें पानी को इसमें रोकना है, जबकि इसका तल, बॉटम, टूटा हुआ है। बीरबल ने पूरी रात सोचा। एक बर्फ, अगर पानी जमा दे तो? नहीं, शर्त भरने की है, बर्फ रखने की नहीं। 2 कपड़ा ठूसना? नहीं, छेद बंद करना मना है। 3 जादू? जादू होता नहीं है। तभी बीरबल की नजर अपनी बेटी पर पड़ी जो पानी के टब में अपनी गुड़िया को नहला रही थी। बेटी ने एक लोटा, छोटा बर्तन, पानी से भरे टब में डुबोया। जब लोटा पानी के अंदर था तो वह पानी से पूरा भरा हुआ था। जैसे ही उसने लोटा बाहर निकाला, पानी गिर गया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अरे, समाधान तो टब में है। उन्होंने जोर से ताली बजाई। पकड़ा गया जादू। तांत्रिक की शर्त थी कि हांडी भरी होनी चाहिए। उसने यह कब कहा कि हांडी हवा में रखी होनी चाहिए? अध्याय 5। महामुकाबला। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। शहर के लोग भी यह तमाशा देखने आए थे। तांत्रिक भैरवनाथ अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। आ गया बीरबल, तांत्रिक ने व्यंग्य किया। क्या तुमने रात भर में कोई नया जादू सीखा? बीरबल खाली हाथ आए थे। उनके साथ 2 सेवक थे जो एक बड़ा सा कांच का हौज, टैंक, लेकर आए थे। हौज पानी से लबालब भरा हुआ था। पानी इतना साफ था कि आर पार देखा जा सकता था। बीरबल ने कहा, तांत्रिक जी, आपकी शर्त क्या थी? जरा फिर से दोहराएंगे? तांत्रिक ने अकड़ कर कहा, शर्त वही है। यह हांडी पानी से पूरी तरह भरी होनी चाहिए और इसका नीचे का छेद किसी चीज, ढक्कन, हाथ, मिट्टी से बंद नहीं होना चाहिए। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, यानी हांडी के अंदर पानी होना चाहिए, ऊपर तक। हाँ, और छेद खुला रहना चाहिए। हाँ, 100 बार हाँ, तांत्रिक चिल्लाया। बीरबल ने हांडी उठाई। उन्होंने उसे हवा में नहीं रखा। बीरबल धीरे धीरे उस बड़े पानी के हौज, टैंक के पास गए। उन्होंने हांडी को पकड़ा और उसे हौज के पानी के अंदर डुबो दिया। हांडी पानी में डूब गई। पानी हांडी के छेद से अंदर घुसा और ऊपर के मुंह से भी। 1 सेकंड के अंदर हांडी पानी से पूरी तरह भर गई। चूंकि हांडी पानी के अंदर थी, उसका पानी बाहर नहीं निकल रहा था। वह अंदर भी पानी से भरी थी और बाहर से भी पानी से घिरी थी। बीरबल ने हाथ हटा लिया। हांडी हौज के तल में बैठ गई, लबालब भरी हुई।
बीरबल ने तांत्रिक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखिए तांत्रिक जी, हांडी पूरी तरह भरी हुई है। इसमें एक रत्ती भी हवा नहीं है, सिर्फ पानी है। और मैंने इसका छेद भी बंद नहीं किया है। छेद पूरी तरह खुला है। अगर यकीन न हो तो हौज में घुसकर देख लीजिए। अध्याय 6। सन्नाटा और जीत। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। तकनीकी रूप से बीरबल ने शर्त पूरी कर दी थी। एक हांडी भरी है। हाँ, वह पानी के अंदर है तो भरी ही है। 2 छेद बंद है। नहीं, छेद खुला है, पानी आर पार जा रहा है। अकबर अपनी गद्दी से उछल पड़े। वाह बीरबल, वाह। मुल्ला दो प्याजा ने अपना सिर पीट लिया। उफ, इतना आसान था, उसे बस पानी में डुबोना था। तांत्रिक भैरवनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाने लगा। यह धोखा है। मैंने कहा था पानी भरना है, डुबोना नहीं। बीरबल ने गंभीरता से कहा। महाराज, शब्दों का खेल मत खेलिए। आपने कहा था हांडी पानी से भरी होनी चाहिए। अभी यह हांडी पानी से भरी है या नहीं? क्या इसमें कोई खाली जगह है? नहीं, यह पूर्णतः भरी है। मेरी शर्त पूरी हुई। तांत्रिक के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी होशियारी उसी पर भारी पड़ गई थी। वह जानता था कि वह हार चुका है। अध्याय 7। बीरबल का दर्शन। फिलॉसफी। अकबर ने तांत्रिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसे जेल में डालो, इसने हमारा समय बर्बाद किया। बीरबल ने हाथ उठाया। जहांपनाह, इसे छोड़ दीजिए। इसने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। अकबर ने पूछा, कैसी सीख बीरबल? बीरबल ने उस डूबी हुई हांडी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह हांडी इंसान के लालच और अहंकार जैसी है। जब तक इंसान, हांडी, खुद को दुनिया, पानी से अलग रखता है, वह हमेशा खाली रहता है। चाहे आप उसमें कितना भी धन दौलत, पानी डाल दे, उसका छेद, लालच उसे कभी भरने नहीं देगा। लेकिन जब इंसान खुद को समर्पण के सागर में डुबो देता है, जब वह मैं और मेरा छोड़कर अस्तित्व के साथ एक हो जाता है, जैसे हांडी पानी में मिल गई, तभी वह पूर्ण रूप से भरता है। आज इस तांत्रिक की बदौलत हमने जाना कि पूर्णता, फुलनेस पाने के लिए मांगना नहीं, डूबना पड़ता है। तांत्रिक भैरवनाथ बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करे महामाते, मैं केवल जादू जानता था, आप ज्ञान जानते हैं। मेरा अहंकार आज इस हांडी की तरह डूब गया। उपसंहार। जश्न और पुरस्कार। अकबर ने खुश होकर तांत्रिक को माफ कर दिया और उसे एक साधारण जीवन जीने की सलाह देकर विदा किया। बीरबल की इस चतुराई के लिए अकबर ने उन्हें अपने गले का नवरत्नों वाला हार पहनाया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, सच बताओ, यह उपाय तुम्हें सूझा कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी करने के बजाय डिब्बा ही गर्म कर देना चाहिए, यानी संदर्भ कॉन्टेक्स्ट बदल देना चाहिए। मैंने हांडी को भरने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे माहौल ही ऐसा दिया जहां उसका खाली रहना असंभव था। उस रात आगरा के किले में शानदार दावत हुई और वह फूटी हांडी शाही संग्रहालय में रख दी गई, जिसके नीचे लिखा गया, समस्या का समाधान उसके अंदर नहीं, कभी कभी उसके बाहर के माहौल में होता है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। 1, नजरिया बदलो। जब कोई समस्या सीधी तरीके से हल न हो तो उसे देखने का नजरिया बदलो। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। 2, लालच का अंत। लालच की हांडी कभी नहीं भरती, लेकिन संतोष के सागर में डूबने से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। 3, बुद्धि का बल। बाहुबल और जादू से बड़ी ताकत बुद्धि और तर्क, लॉजिक की होती है। आशा है कि उन्होंने चुनौती स्वीकार कर ली। अध्याय 2, पानी का खेल और मुल्ला की फजीहत। अकबर ने आदेश दिया, भिश्ती, पानी भरने वाले को बुलाओ। इस पागल का भ्रम तोड़ दो। शाही भिश्ती अपनी बड़ी सी मशक लेकर आया। उसने तांत्रिक की हांडी में पानी डालना शुरू किया। छल छल छल, पानी हांडी में गिरता और तुरंत नीचे के छेद से बाहर निकलकर शाही फर्श पर फैल जाता। भिश्ती पानी डालता रहा। पानी फर्श पर बहने लगा, दरबार तालाब बनने लगा, लेकिन हांडी खाली की खाली। अकबर ने चिल्लाकर कहा, तेजी से डालो, इतना तेज डालो कि निकलने से पहले भर जाए। 10 और भिश्ती बुलाए गए। सबने एक साथ पानी डाला। पानी की बौछार से तांत्रिक भीग गया।
लेकिन वह ठहाके मारता रहा। हांडी में एक बूंद पानी नहीं रुका। मुल्ला दो प्याजा आगे आए। जहांपनाह, यह पानी का खेल नहीं, विज्ञान का खेल है। मुझे मौका दे। मुल्ला ने सोचा कि पानी पतला होता है, इसलिए निकल जाता है। उन्होंने शाही हलवाई से गाढ़ी चाशनी, शुगर सिरप मंगवाई। अगर हम इसमें गाढ़ी चाशनी डालें तो वह धीरे बहेगी और हांडी भर जाएगी। मुल्ला ने अपनी अकल लगाई। चाशनी लाई गई। मुल्ला ने खुद बाल्टी उठाई और हांडी में उन्हेली। चाशनी गाढ़ी थी। वह धीरे धीरे छेद से टपकी, लेकिन टपकती ही रही। हांडी कुछ पल के लिए भरी दिखी, लेकिन अगले ही पल खाली हो गई। उल्टा पूरे दरबार में चींटियां आने का खतरा बढ़ गया और मुल्ला जी के कपड़े चिपचिपे हो गए। तांत्रिक भैरवनाथ जोर से हंसा। क्या हुआ मुगलो, तुम्हारी बुद्धि भी इस हांडी की तरफ फूटी हुई है क्या? अध्याय 3। दरबार में हड़कंप सूरज हलने लगा था। दरबार पानी और चाशनी से सराबोर था। अकबर का अहंकार चोट खा चुका था। आधा राज्य दाव पर लगा था। बीरबल कहाँ है? अकबर ने गुस्से और हताशा में पूछा। तभी पता चला कि बीरबल तो आज छुट्टी पर है और यमुना किनारे मछलियों को दाना खिला रहे हैं। अकबर ने तुरंत घुड़सवार दौड़ाए। बीरबल को अभी के अभी लेकर आओ, चाहे वह जिस हाल में हो। जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गए। हर तरफ कीचड़, परेशान दरबारी और बीच में वह तांत्रिक जो अपनी फूटी हांडी के साथ विजय मुद्रा में खड़ा था। अकबर ने बीरबल को सारी स्थिति समझाई। बीरबल, अगर यह हांडी नहीं भरी तो हमें आधा हिंदुस्तान इस ढोंगी को देना पड़ेगा। कुछ करो। बीरबल ने उस हांडी को गौर से देखा। उन्होंने उसे हाथ में उठाया। वह एक साधारण मिट्टी की हांडी थी, जिसके नीचे एक बड़ा सा छेद था। कोई जादू नहीं, बस सीधा सा भौतिक विज्ञान, फिजिक्स था। छेद से पानी बहेगा ही। बीरबल ने तांत्रिक से पूछा, महाराज, क्या मैं इस हांडी को छू सकता हूँ? कहीं यह मुझे खा तो नहीं जाएगी? तांत्रिक ने घमंड से कहा, छू लो, उठा लो, नाच लो, लेकिन शर्त याद रखना, छेद बंद नहीं करना है और हांडी पानी से लबालब भरी होनी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस इतनी सी बात। इसके लिए बादशाह को परेशान करने की क्या जरूरत थी? यह काम तो मेरा रसोइया भी कर देता। तांत्रिक भड़क गया। बातों के बताशे मत बनाओ बीरबल, करके दिखाओ। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, मुझे एक दिन का समय दीजिए। इस हांडी को भूख लगी है। इसे पहले मुझे अपने घर ले जाकर कुछ मंत्र सुनाने होंगे। कल सुबह यह दरबार में ही भरेगी। अकबर ने राहत की सांस ली। तांत्रिक ने भी सहमति दे दी, क्योंकि उसे यकीन था कि यह असंभव है। अध्याय 4। बीरबल की प्रयोगशाला। बीरबल हांडी लेकर घर आए। उनकी बेटी ने पूछा, पिताजी, आप यह कबाड़ क्यों लाए हैं? बीरबल ने हांडी को मेज पर रखा और उसे देखने लगे। बेटी, यह कबाड़ नहीं, बादशाह की इज्जत है। समस्या यह है कि हमें पानी को इसमें रोकना है, जबकि इसका तल, बॉटम, टूटा हुआ है। बीरबल ने पूरी रात सोचा। एक बर्फ, अगर पानी जमा दे तो? नहीं, शर्त भरने की है, बर्फ रखने की नहीं। 2 कपड़ा ठूसना। नर्तकियां नृत्य कर रही थीं, संगीतकार तान छेड़ रहे थे, लेकिन अकबर का मन नहीं लग रहा था। बंद करो यह सब। अकबर ने अचानक हाथ उठाया। संगीत थम गया। जहांपनाह, क्या कोई खता हुई? तानसेन ने डरते हुए पूछा। नहीं तानसेन, अकबर ने उबासी लेते हुए कहा, बात सुरों की नहीं, चुनौती की है। सब कुछ कितना आसान है, कोई पहेली नहीं, कोई मुश्किल नहीं। हमारा दिमाग जंग खा रहा है। तभी दरबान ने दौड़ते हुए प्रवेश किया। वह बुरी तरह हाँफ रहा था। जहांपनाह, गजब हो गया। मुख्य द्वार पर एक अजीब सा आदमी आया है। वह खुद को महाकाली का भक्त और दक्षिण का जादूगर बताता है। उसका नाम तांत्रिक भैरवनाथ है। तो उसे कुछ अशर्फियां देकर विदा करो। अकबर ने लापरवाही से कहा, हुजूर, वह भीख मांगने नहीं, चुनौती देने आया है। दरबान ने कहा, उसके पास एक काली हांडी है। उसका कहना है कि मुगल सल्तनत का पूरा खजाना भी उस छोटी सी फूटी हांडी को नहीं भर सकता। अकबर की आंखों में चमक आ गई। पूरा खजाना एक हांडी को नहीं भर सकता? बुलाओ उसे तुरंत। अध्याय 1। तांत्रिक और उसकी काली हांडी। दरबार में एक विचित्र व्यक्ति ने प्रवेश किया। वह लंबा था,
उसकी जटाएं जमीन छू रही थीं और गले में हड्डियों की माला थी। उसके हाथ में एक बहुत ही पुरानी, गंदी और जगहजगह से चटकी हुई क्रैक्ड मिट्टी की हांडी थी। हांडी के पेंदे में एक स्पष्ट छेद, होल, दिखाई दे रहा था। तांत्रिक ने बिना सिर झुकाए कहा, क्या तुम ही हो अकबर, जिसे लोग दुनिया का सबसे अमीर बादशाह कहते हैं? दरबारी इस गुस्ताखी पर भड़क गए। राजा मान सिंह ने तलवार पर हाथ रखा। जुबान संभाल कर बात कर ढूंगी। अकबर ने मान सिंह को रोका। शांत रहो, बोलो तांत्रिक, क्या चाहते हो? तांत्रिक भैरवनाथ ने वह फूटी हांडी बीच दरबार में रख दी। हांडी देखने में इतनी बदसूरत थी कि शाही फर्श भी शर्मिंदा हो जाए। बादशाह, तांत्रिक हंसा, यह मेरी अक्षय भूख वाली हांडी है। मेरी चुनौती सरल है। अगर तुम इस हांडी को पानी से लबालब भर दो तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे कदमों में रख दूंगा और अपनी सारी जादुई शक्तियां तुम्हें दे दूंगा। लेकिन अगर तुम इसे नहीं भर पाए तो तुम्हें मुझे अपना आधा राज्य देना होगा। दरबारी हंसने लगे। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, अरे ओ पागल, इस हांडी के नीचे तो छेद है, इसमें पानी रुकेगा कैसे? यह तो बच्चा भी बता देगा। तांत्रिक ने कुटिल मुस्कान के साथ कहा, यही तो जादू है। अगर छेद बंद करके भरा तो क्या खाक भरा? दम है तो इस छेद वाली हांडी को भरकर दिखाओ। शर्त यह है कि छेद को किसी चीज से बंद नहीं किया जाएगा। अकबर ने सोचा, यह जरूर कोई मामूली चाल है। नहीं, छेद बंद करना मना है। 3 जादू होता नहीं है। तभी बीरबल की नजर अपनी बेटी पर पड़ी जो पानी के टब में अपनी गुड़िया को नहला रही थी। बेटी ने एक लोटा, छोटा बर्तन, पानी से भरे टब में डुबोया। जब लोटा पानी के अंदर था तो वह पानी से पूरा भरा हुआ था। जैसे ही उसने लोटा बाहर निकाला, पानी गिर गया। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अरे, समाधान तो टब में है। उन्होंने जोर से ताली बजाई। पकड़ा गया जादू। तांत्रिक की शर्त थी कि हांडी भरी होनी चाहिए। उसने यह कब कहा कि हांडी हवा में रखी होनी चाहिए? अध्याय 5। महामुकाबला। अगली सुबह दरबार खचाखच भरा था। शहर के लोग भी यह तमाशा देखने आए थे। तांत्रिक भैरवनाथ अपनी जीत के प्रति आश्वस्त था। आ गया बीरबल, तांत्रिक ने व्यंग्य किया। क्या तुमने रात भर में कोई नया जादू सीखा? बीरबल खाली हाथ आए थे। उनके साथ 2 सेवक थे जो एक बड़ा सा कांच का हौज, टैंक, लेकर आए थे। हौज पानी से लबालब भरा हुआ था। पानी इतना साफ था कि आर पार देखा जा सकता था। बीरबल ने कहा, तांत्रिक जी, आपकी शर्त क्या थी? जरा फिर से दोहराएंगे? तांत्रिक ने अकड़ कर कहा, शर्त वही है। यह हांडी पानी से पूरी तरह भरी होनी चाहिए और इसका नीचे का छेद किसी चीज, ढक्कन, हाथ, मिट्टी से बंद नहीं होना चाहिए। बीरबल ने कहा, बिल्कुल, यानी हांडी के अंदर पानी होना चाहिए, ऊपर तक। हाँ, और छेद खुला रहना चाहिए। हाँ, 100 बार हाँ, तांत्रिक चिल्लाया। बीरबल ने हांडी उठाई। उन्होंने उसे हवा में नहीं रखा। बीरबल धीरे धीरे उस बड़े पानी के हौज, टैंक के पास गए। उन्होंने हांडी को पकड़ा और उसे हौज के पानी के अंदर डुबो दिया। हांडी पानी में डूब गई। पानी हांडी के छेद से अंदर घुसा और ऊपर के मुंह से भी। 1 सेकंड के अंदर हांडी पानी से पूरी तरह भर गई। चूंकि हांडी पानी के अंदर थी, उसका पानी बाहर नहीं निकल रहा था। वह अंदर भी पानी से भरी थी और बाहर से भी पानी से घिरी थी। बीरबल ने हाथ हटा लिया। हांडी हौज के तल में बैठ गई, लबालब भरी हुई। बीरबल ने तांत्रिक की ओर देखा और मुस्कुराए। देखिए तांत्रिक जी, हांडी पूरी तरह भरी हुई है। इसमें एक रत्ती भी हवा नहीं है, सिर्फ पानी है। और मैंने इसका छेद भी बंद नहीं किया है। छेद पूरी तरह खुला है। अगर यकीन न हो तो हौज में घुसकर देख लीजिए। अध्याय 6। सन्नाटा और जीत। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। तांत्रिक की आंखें फटी की फटी रह गईं। तकनीकी रूप से बीरबल ने शर्त पूरी कर दी थी। 1 हांडी भरी है। हाँ, वह पानी के अंदर है तो भरी ही है। 2 छेद बंद है। नहीं, छेद खुला है, पानी आर पार जा रहा है। अकबर अपनी गद्दी से उछल पड़े। वाह बीरबल, वाह। मुल्ला दो प्याजा ने अपना सिर पीट लिया। उफ, इतना आसान था, उसे बस पानी में डुबोना था। तांत्रिक भैरवनाथ का चेहरा पीला पड़ गया। वह हकलाने लगा, यह धोखा है। मैंने कहा था पानी भरना है।
डुबोना नहीं, बीरबल ने गंभीरता से कहा। महाराज, शब्दों का खेल मत खेलिए। आपने कहा था हांडी पानी से भरी होनी चाहिए। अभी यह हांडी पानी से भरी है या नहीं? क्या इसमें कोई खाली जगह है? नहीं, यह पूर्णतः भरी है। मेरी शर्त पूरी हुई। तांत्रिक के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी होशियारी उसी पर भारी पड़ गई थी। वह जानता था कि वह हार चुका है। अध्याय 7, बीरबल का दर्शन। फिलॉसफी। अकबर ने तांत्रिक को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। इसे जेल में डालो। इसने हमारा समय बर्बाद किया। बीरबल ने हाथ उठाया। जहांपनाह, इसे छोड़ दीजिए। इसने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी है। अकबर ने पूछा, कैसी सीख बीरबल? बीरबल ने उस डूबी हुई हांडी की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह हांडी इंसान के लालच और अहंकार जैसी है। जब तक इंसान, हांडी, खुद को दुनिया, पानी से अलग रखता है, वह हमेशा खाली रहता है। चाहे आप उसमें कितना भी धन दौलत, पानी डाल दे, उसका छेद, लालच उसे कभी भरने नहीं देगा। लेकिन जब इंसान खुद को समर्पण के सागर में डुबो देता है, जब वह मैं और मेरा छोड़कर अस्तित्व के साथ एक हो जाता है, जैसे हांडी पानी में मिल गई, तभी वह पूर्ण रूप से भरता है। आज इस तांत्रिक की बदौलत हमने जाना कि पूर्णता, फुलनेस पाने के लिए मांगना नहीं, डूबना पड़ता है। तांत्रिक भैरवनाथ बीरबल के चरणों में गिर पड़ा। मुझे क्षमा करे महामाते, मैं केवल जादू जानता था, आप ज्ञान जानते हैं। मेरा अहंकार आज इस हांडी की तरह डूब गया। उपसंहार। जश्न और पुरस्कार। अकबर ने खुश होकर तांत्रिक को माफ कर दिया और उसे एक साधारण जीवन जीने की सलाह देकर विदा किया। बीरबल की इस चतुराई के लिए अकबर ने उन्हें अपने गले का नवरत्नों वाला हार पहनाया। अकबर ने हंसते हुए पूछा, बीरबल, सच बताओ, यह उपाय तुम्हें सूझा कैसे? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, जब सीधी उंगली से घी निकले तो उंगली टेढ़ी करने के बजाय डिब्बा ही गर्म कर देना चाहिए, यानी संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट बदल देना चाहिए। मैंने हांडी को भरने की कोशिश नहीं की, मैंने उसे माहौल ही ऐसा दिया जहां उसका खाली रहना असंभव था। उस रात आगरा के किले में शानदार दावत हुई और वह फूटी हांडी शाही संग्रहालय में रख दी गई, जिसके नीचे लिखा गया, समस्या का समाधान उसके अंदर नहीं, कभी कभी उसके बाहर के माहौल में होता है। कहानी का सार, मोरल ऑफ द स्टोरी। 1, नजरिया बदलो। जब कोई समस्या सीधी तरीके से हल न हो तो उसे देखने का नजरिया बदलो। थिंक आउटसाइड द बॉक्स। 2, लालच का अंत। लालच की हांडी कभी नहीं भरती, लेकिन संतोष के सागर में डूबने से सब कुछ पूर्ण हो जाता है। 3, बुद्धि का बल। बाहुबल और जादू से बड़ी ताकत बुद्धि और तर्क, लॉजिक की होती है। आशा है कि 10,000 शब्दों का अनुरोध करने वाले पाठक को यह विस्तृत और नाटकीय रूपांतरण पसंद आएगा, जो एक लघु फिल्म या उपन्यास जैसा अनुभव देता है। समरकंद की चुनौती। मुगल सल्तनत की शानो शौकत पूरी दुनिया में गूंज रही थी। बादशाह अकबर का दरबार न केवल अपनी दौलत के लिए, बल्कि नवरत्नों के लिए भी प्रसिद्ध था। लेकिन हर ऊंचाई को आंधी का सामना करना पड़ता है। इस बार चुनौती पड़ोसी राज्य से नहीं, बल्कि दूर देश समरकंद से आई थी। समरकंद का सुल्तान मिर्जा हाकिम अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसे घमंड था कि उसका वजीर जफर खान दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है। एक दिन अकबर के दरबार में समरकंद का एक दूत आया। उसने भरे दरबार में एक पत्र पढ़ा। हिंदुस्तान के बादशाह जलालुद्दीन अकबर, सुना है आपके दरबार में बीरबल नाम का एक ज्ञानी है। हमारे सुल्तान का मानना है कि बीरबल की बुद्धिमानी केवल तुक्केबाजी है। हमारे वजीर ए आजम जफर खान बीरबल को बुद्धि के महायुद्ध की चुनौती देते हैं। यह युद्ध तलवारों से नहीं, पहेलियों और कूटनीति से होगा। जो हारेगा उसे अपने राज्य का सबसे कीमती कोहिनूर दूसरे को सौंपना होगा। अकबर का खून खौल उठा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने पान चबाते हुए मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मेहमान नवाजी हमारा धर्म है। जफर खान को आने दीजिए। बुद्धि का कोहिनूर तो हमारे पास ही रहेगा। अध्याय 1, जफर खान का आगमन। 1 महीने बाद जफर खान आगरा पहुंचा। उसका काफिला देखने लायक था। 50 हाथी, 100 ऊंट और सैकड़ों विद्वान उसके साथ थे। जफर खान एक लंबा, कद्दावर और बेहद अहंकारी व्यक्ति था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो सामने वाले को असहज कर देती थी। दरबार सजा।
अकबर ने जफर खान का स्वागत किया। जफर खान ने बिना सलाम किए कहा, अकबर बादशाह, वक्त बर्बाद न करें। मेरे पास 5 सवाल है। पंच अग्नि परीक्षा। अगर बीरबल ने एक का भी जवाब नहीं दिया तो आप हार जाएंगे। अकबर ने मान सिंह की ओर देखा, जो गुस्से से लाल हो रहे थे, लेकिन इशारा किया कि शांत रहें। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, स्वागत है खान साहब, पूछिए आपकी पहली अग्नि क्या है। अध्याय 2, पहली परीक्षा। अदृश्य भोजन। जफर खान ने ताली बजाई। उसके सेवक एक बड़ा सा सोने का थाल लेकर आए, जो मखमली कपड़े से ढका हुआ था। जफर खान ने कहा, बीरबल, इस थाल के नीचे एक ऐसा भोजन है जो न तो अनाज है, न फल, न सब्जी, न मांस। उसे न पकाया गया है, नहीं वह कच्चा है, लेकिन वह दुनिया का सबसे ताकतवर भोजन है। बताओ अंदर क्या है। दरबारी सोच में पड़ गए। ऐसा क्या हो सकता है? मुल्ला दो प्याजा ने फुसफुसाया, जरूर हवा होगी। बीरबल ने थाल के चारों ओर एक चक्कर लगाया। उन्होंने सेवकों के चेहरे देखे जो थोड़े सहमे हुए थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, खान साहब, सवाल अच्छा है, लेकिन जवाब देने से पहले मैं इसे चखना चाहूंगा। बिना देखे बीरबल ने थाल के पास जाकर गहरी सांस ली। फिर उन्होंने जोर से कहा, सेवकों, इस थाल को ले जाओ और घोड़ों को खिला दो। जफर खान चौंक गया। क्या तुम हार मान गए? बीरबल ने कहा, नहीं, इस थाल में सूखी घास या नमक नहीं है। इस थाल में माँ का दूध है। एक कटोरे में। जफर खान सन रह गया। उसने कपड़ा हटाया। अंदर एक कटोरे में दूध रखा था। बीरबल ने व्याख्या की, दूध न अनाज है, न सब्जी, न मांस। यह पकाया नहीं जाता, यह प्राकृतिक है, और यह शिशु के लिए दुनिया का सबसे ताकतवर भोजन है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने राहत की सांस ली। अध्याय 3, दूसरी परीक्षा। बिना पानी का समुद्र। जफर खान अपनी पहली हार से तिलमिला गया। अगले दिन उसने दूसरी चुनौती रखी। वह दरबार में एक बड़ा सा मानचित्र, मैप, लेकर आया। बीरबल, जफर खान ने नक्शे पर उंगली रखी। यहाँ एक समुद्र है। मुझे इस समुद्र में से एक लोटा पानी लाकर दिखाओ। शर्त यह है कि तुम दरबार से बाहर नहीं जा सकते। दरबारी हंसने लगे। नक्शे का समुद्र, उसमें पानी कैसे हो सकता है? बीरबल ने कहा, यह तो बहुत आसान है। बीरबल ने एक सेवक को बुलाया और कहा, जरा एक गीला कपड़ा और एक बाल्टी लाओ। बीरबल ने वह गीला कपड़ा उस नक्शे पर बने समुद्र के ऊपर जोर से निचोड़ा। नक्शा गीला हो गया। फिर बीरबल ने उस नक्शे को उठाया और बाल्टी के ऊपर निचोड़ दिया। कुछ बूंदें पानी की बाल्टी में टपक गईं। बीरबल ने कहा, लीजिए खान साहब, नक्शे के समुद्र से पानी निकाल दिया। आपने यह तो नहीं कहा था कि पानी खारा होना चाहिए। अकबर ठहाका मारकर हंसे। जफर खान का चेहरा लाल हो गया। यह तर्क, लॉजिक की नहीं, हाजिर जवाबी, विट की लड़ाई थी। अध्याय 4, तीसरी परीक्षा। असली और नकली का भेद। तीसरे दिन की चुनौती कठिन थी। जफर खान ने दरबार में 100 सुंदर युवतियों को खड़ा कर दिया। वे सभी एक जैसी दिख रही थीं। सभी ने एक ही रंग के कपड़े पहने थे और सभी के चेहरे घूंघट से ढके थे। जफर खान ने कहा, बीरबल, इन 100 में से एक मेरी बेटी है और बाकी 99 पेशेवर नर्तकियां, डांसर्स हैं। तुम्हें बिना उनका चेहरा देखे, बिना उनसे बात किए और बिना उन्हें छुए बताना है कि राजकुमारी कौन है। यह बहुत मुश्किल था। वे सभी एक जैसी कदकाठी की थीं। बीरबल ने कुछ देर सोचा। फिर उन्होंने कोषाध्यक्ष, ट्रेजरर को बुलाया। खजांची जी, 100 सोने की मोहरों से भरी थैलियां लाए और इन सभी के कदमों में रख दे। थैलियां रख दी गईं। बीरबल ने घोषणा की, बादशाह अकबर की तरफ से यह छोटा सा तोहफा आप सभी के लिए है। आप इसे उठा सकती है। जैसे ही यह ऐलान हुआ, 99 लड़कियों ने तुरंत झुककर थैलियां उठा ली। वे खुश थीं, लेकिन एक लड़की अपनी जगह से नहीं हिली। उसने थैली की ओर देखा भी नहीं। बीरबल उस लड़की के पास गए और झुककर सलाम किया। यही है राजकुमारी। जफर खान हैरान था। तुमने कैसे पहचाना? बीरबल ने कहा, खान साहब, एक नर्तकी के लिए धन इनाम होता है, वह उसे तुरंत स्वीकार कर लेती है, लेकिन एक राजकुमारी के लिए भरी सभा में झुककर जमीन से पैसा उठाना उसकी शान के खिलाफ है। उसके संस्कारों ने उसे झुकने से रोक दिया,
जफर खान ने दांत पीसते हुए कहा, बहुत अच्छे बीरबल, लेकिन अभी खेल खत्म नहीं हुआ। अध्याय 5, चौथी परीक्षा। सबसे भारी बोझ। चौथे दिन जफर खान एक खाली संदूक लेकर आया। बीरबल, मेरी चौथी चुनौती यह है, तुम्हें इस संदूक में दुनिया का सबसे भारी बोझ रखना है, लेकिन शर्त यह है कि वह बोझ दिखाई नहीं देना चाहिए और संदूक का वजन भी नहीं बढ़ना चाहिए। दरबारी चकरा गए। अगर वजन नहीं बढ़ेगा तो बोझ कैसा? बीरबल ने संदूक खोला। उन्होंने एक कागज का टुकड़ा लिया, उस पर कुछ लिखा, कागज को संदूक में डाला और संदूक बंद कर दिया। बीरबल ने कहा, लीजिए खान साहब, इसमें दुनिया का सबसे भारी बोझ है। लेकिन संदूक का वजन रत्ती भर भी नहीं बढ़ा। जफर खान ने संदूक खोला और कागज पढ़ा। उस पर लिखा था, पाप, गिल्ट या कर्जदार का विवेक। बीरबल ने समझाया, इंसान के मन पर पाप या कर्ज का बोझ दुनिया में सबसे भारी होता है। यह इंसान को चैन से जीने नहीं देता, लेकिन इसका कोई भौतिक वजन नहीं होता। अकबर ने खड़े होकर ताली बजाई। वाह बीरबल, क्या दार्शनिक जवाब दिया है। अध्याय 6, अंतिम परीक्षा। मौत का कुआं। अब आखिरी दिन था। जफर खान हताश हो चुका था। उसने अपनी सबसे खतरनाक चाल चली। उसने अकबर से कहा, बादशाह, 4 सवाल हारने के बाद अब आखिरी सवाल जीवन और मृत्यु का है। अगर बीरबल इसका जवाब नहीं दे पाए तो उन्हें मृत्युदंड मिलेगा और आपको राज्य सौंपना होगा। अकबर हिचकिचाए, लेकिन बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। जफर खान ने दरबार के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा खुदवाया। उस गड्ढे में उसने 10 खतरनाक भूखे शेर छोड़ दिए। गड्ढे के ऊपर केवल एक पतली सी रस्सी बंधी थी। जफर खान ने कहा, बीरबल, तुम्हें इस रस्सी पर चलकर गड्ढा पार करना है, लेकिन शर्त यह है कि तुम नंगे पैर नहीं चलोगे, जूते नहीं पहनोगे और तुम्हारे पैर रस्सी को छूने भी नहीं चाहिए। यह असंभव था। अगर पैर रस्सी को नहीं छुएंगे तो वह चलेगा कैसे? और नीचे मौत इंतजार कर रही थी। मुल्ला दो प्याजा खुश हो रहा था कि आज तो बीरबल गया। अध्याय 7, बीरबल की तैयारी। बीरबल ने कहा, मुझे तैयारी के लिए 1 घंटा चाहिए। बीरबल बाजार गए। उन्होंने वहां से 2 बड़े चम्मच, सूप वाले, कुछ मजबूत धागे और एक अजीब सी चीज खरीदी। जब वे वापस आए तो उन्होंने अपने पैरों के तलवों पर गोंद, ग्लू लगाया और उन पर चिकनी मिट्टी की एक परत चढ़ा दी। अब उनके असली पैर ढके हुए थे, लेकिन समस्या अभी भी थी, पैर रस्सी को छूने नहीं चाहिए। बीरबल ने एक पहिए वाली छोटी गाड़ी, वॉकर जैसी संरचना बनाई जिसका संतुलन, बैलेंस रस्सी पर टिक सकता था, जैसा नट करते हैं। लेकिन बीरबल ने कुछ और ही किया। बीरबल ने रस्सी के ऊपर चलने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, खान साहब, शर्त यह थी कि मुझे गड्ढा पार करना है और पैर रस्सी को नहीं छूने चाहिए। बीरबल ने अपने हाथों के बल, हैंडस्टैंड पोजीशन में नहीं, बल्कि हाथों से रस्सी पकड़कर लटकते हुए रस्सी पार की। उनके पैर हवा में झूल रहे थे। 1, उन्होंने रस्सी पार की। हाँ। 2, क्या उन्होंने जूते पहने थे? नहीं। 3, क्या वे नंगे पैर थे? नहीं, पैरों पर मिट्टी पुती थी। 4, क्या उनके पैर रस्सी को छुए? बिल्कुल नहीं, वे तो हवा में थे, हाथ रस्सी पर थे। जफर खान चिल्लाया, यह धोखा है। मैंने चलने को कहा था। बीरबल ने शांत भाव से कहा, आपने कहा था पार करना है, क्रॉस। मैंने पार कर लिया। चलने की क्रिया पैरों से होती है, लेकिन पार करने की क्रिया बुद्धि से होती है। अध्याय 8, जफर खान का अंतिम प्रहार। जफर खान अपनी हार स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने क्रोध में अपनी तलवार निकाल ली। यह सब शब्दों का खेल है, मैं इसे नहीं मानता। मैं बीरबल को द्वंद्व युद्ध, ड्यूअल की चुनौती देता हूँ। दरबार में सन्नाटा छा गया। जफर खान एक कुशल योद्धा था, जबकि बीरबल कलम के सिपाही थे। अकबर ने कहा, यह बुद्धि का युद्ध था, तलवार का नहीं। तुम हार चुके हो खान। लेकिन बीरबल ने आगे आकर कहा, रुकिए जहांपनाह, अगर खान साहब तलवार से फैसला चाहते हैं तो मुझे मंजूर है, लेकिन हथियार चुनने का अधिकार मेरा होगा, क्योंकि चुनौती मुझे दी गई है। जफर खान हंसा, चुन लो, भाला, तलवार, तीर कमान, मैं हर चीज में माहिर हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा हथियार होगा 2 ताजे नींबू। नींबू? जफर खान चकरा गया। बीरबल ने कहा, हाँ,
हम दोनों एक दूसरे की आंखों में नींबू का रस निचोड़ेंगे। जो पहले आह करेगा या आंखें बंद करेगा वह हार जाएगा और उसे अपना सिर कलम करवाना होगा। जफर खान कांप गया। तलवार से कटना उसे मंजूर था, लेकिन आंखों में नींबू, यह तड़प वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और बीरबल की आंखों में जो आत्मविश्वास था, उसे देखकर जफर खान को लगा कि बीरबल के पास जरूर कोई औषधि होगी जिससे उसे दर्द न हो। जफर खान ने तलवार फेंक दी। मैं हार मानता हूँ बीरबल, तुम इंसान नहीं जिन हो। असल में बीरबल के पास कोई औषधि नहीं थी, यह सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव था। अध्याय 9, रहस्य का उद्घाटन। जफर खान ने अकबर के सामने सिर झुकाया। बादशाह, आप जीत गए। समरकंद अब आपका मित्र है, शत्रु नहीं। अकबर ने खुश होकर जफर खान को गले लगाया। हमें तुम्हारा राज्य नहीं चाहिए, बस मित्रता चाहिए। बाद में जब जफर खान जाने लगा तो उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात सच बताना, अगर मैं नींबू वाली शर्त मान लेता तो तुम क्या करते? बीरबल ने हंसते हुए कहा, खान साहब, मैं अपने नींबू में से रस पहले ही निकालकर उसमें सादा पानी भर लाया था। मेरी आंखों में सिर्फ पानी जाता और आपकी आंखों में एसिड। युद्ध में बुद्धि ही सबसे बड़ा हथियार है। जफर खान अपनी हंसी नहीं रोक पाया। वह बीरबल का मुरीद होकर गया। अध्याय 10, अकबर का इनाम। उस रात दीवाने खास में जश्न मनाया गया। अकबर ने बीरबल को अपने पास बिठाया। बीरबल, आज तुमने न केवल हमारी नाक बचाई, बल्कि यह साबित कर दिया कि कलम और दिमाग की धार तलवार से ज्यादा तेज होती है। अकबर ने अपनी उंगली से शाही अंगूठी उतारी और बीरबल को पहना दी। मांगो बीरबल, आज तुम जो मांगोगे वह तुम्हारा होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, बस एक ही विनती है। मुल्ला दो प्याजा का चेहरा देखिए, वे बेचारे मेरी हार का इंतजार करते करते थक गए हैं। उन्हें छुट्टी दे दी जाए ताकि वे घर जाकर चैन से सो सके। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। मुल्ला दो प्याजा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। कहानी का सार, मोरल ऑफ दी सागा। इस महागाथा से हमें यह सीख मिलती है कि एक समस्या का समाधान, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर उसे ठंडे दिमाग और अलग नजरिए, लेटरल थिंकिंग से देखा जाए तो समाधान निकल ही आता है। दो शब्दों की ताकत, शारीरिक शक्ति सीमित होती है, लेकिन शब्दों और बुद्धि का प्रभाव असीमित होता है। 3, आत्मविश्वास। बीरबल की जीत का सबसे बड़ा कारण उनका निडर आत्मविश्वास था। उन्होंने कभी भी खुद को परिस्थिति के सामने छोटा नहीं समझा था। हवा आने का कोई रास्ता नहीं था। बीरबल ने संदूक को गौर से देखा, फिर उन्होंने जमीन पर पड़ी धूल को अपनी उंगली से उठाया और सूंघा। सेठ जी, बीरबल ने पूछा, इस कमरे में आखिरी बार सफाई कब हुई थी? सफाई? हुजूर, इस कमरे में मेरे सिवा कोई नहीं आता, यहाँ तक कि मेरे बेटे भी नहीं। सफाई तो सालों से नहीं हुई, सेठ ने सुबकते हुए कहा। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। अगर सालों से सफाई नहीं हुई तो यहाँ ताजी मिट्टी की खुशबू क्यों आ रही है? बीरबल ने मशाल जलाकर फर्श को ध्यान से देखा। संदूक के पास कुछ धुंधले पैरों के निशान थे, लेकिन वे निशान अजीब थे, बहुत छोटे, जैसे किसी बच्चे के हों या फिर किसी ने अपने पैरों पर कपड़ा बांध रखा हो। बीरबल ने हवेली के सभी लोगों को आंगन में इकट्ठा किया। शक के दायरे में 4 लोग थे। एक मुनीम रामदास जो 20 साल से हिसाब किताब देख रहा था और जानता था कि खजाना कितना है। 2 रसोइया कल्लू जो अक्सर देर रात तक जागता था। 3 सेठ का भतीजा विक्रम जो जुए का आदी था और कर्ज में डूबा हुआ था। 4 मुख्य पहरेदार, शेर सिंह जिसके पास हवेली की बाहरी चाबियां थीं। अध्याय 4, मनोवैज्ञानिक जाल, द साइकोलॉजिकल ट्रैप। बीरबल जानते थे कि सीधी पूछताछ से चोर कभी नहीं मानेगा। उन्होंने एक नाटक रचने का फैसला किया। बीरबल ने चारों संदिग्धों, सस्पेक्ट्स, को एक कमरे में बुलाया। बीरबल के हाथ में एक छोटी सी डिब्बी थी। देखो, बीरबल ने गंभीर आवाज में कहा, बादशाह अकबर ने मुझे यह जादुई सुरमा दिया है। यह सुरमा पीर बाबा की गुफा से लाया गया है। मैं यह सुरमा तुम सबकी आंखों में लगाऊंगा। जो निर्दोष होगा उसे ठंडक महसूस होगी, लेकिन जो चोर होगा, सुरमा लगते ही उसकी आंखें जलने लगेंगी और 1 घंटे के अंदर वह अंधा हो जाएगा। चारों के चेहरों का रंग उड़ गया। बीरबल ने कहा, लेकिन मैं किसी को अंधा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें आज रात का वक्त देता हूँ। अगर चोर ने कल सुबह तक चुपचाप खजाना वापस लौटा दिया या अपना गुनाह कबूल कर लिया
तो मैं उसे अंधा होने से बचा लूंगा। जाओ, कल सुबह मिलते हैं। यह बीरबल की चाल थी। डिब्बी में कोई जादुई सुरमा नहीं, बल्कि साधारण ठंडा चंदन और गुलाब जल का लेप था। लेकिन डर का असर गहरा होता है। अध्याय 5। बेचैनी की रात रात घनी थी। हवेली के अलग अलग कमरों में चारों संदिग्ध करवटें बदल रहे थे। मुनीम रामदास सोच रहा था, मैंने चोरी नहीं की, मुझे डरने की जरूरत नहीं। रसोइया कल्लू डर रहा था, मैंने कल रात रसोई से थोड़ा घी चुराया था, कहीं सुरमा उसे भी चोरी न मान ले। पहरेदार शेर सिंह खर्राटे ले रहा था। भतीजा विक्रम पसीने से तरबतर था। वह अपने कमरे में टहल रहा था। अंधा, मैं अंधा हो जाऊंगा। नहीं, नहीं। लेकिन असली चोर इनमें से कोई और ही था, या फिर इनमें से कोई बहुत शातिर था जो इस मनोवैज्ञानिक दबाव को झेल गया। अगली सुबह किसी ने गुनाह कबूल नहीं किया। बीरबल ने सबको लाइन में खड़ा किया और सबकी आंखों में वह सुरमा लगा दिया। सबको ठंडक महसूस हुई, किसी की आंखें नहीं जली। सेठ करोड़ीमल चिल्लाए, बीरबल, तुम्हारा जादू फेल हो गया। किसी ने कुछ नहीं बताया। बीरबल मुस्कुराए, जादू फेल नहीं हुआ सेठ जी, उसने अपना काम कर दिया है। जरा मुनीम रामदास की हथेलियों को देखिए। सबने देखा। मुनीम रामदास की हथेलियां पसीने से भीगी थीं और वह कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। बीरबल ने कहा, नहीं, मुनीम चोर नहीं है। चोर वह है जिसने सुरमा लगवाने से पहले बहाना बनाया था। बीरबल ने याद दिलाया कि भतीजे विक्रम ने सुरमा लगवाने से ठीक पहले कहा था कि उसकी आंख में पहले से ही धूल गई है, इसलिए उसे पानी से धोने की इजाजत चाहिए। उसने पानी से आंखें धोई ताकि सुरमे का असर, जो उसे लगा जहर या जादू है, कम हो जाए। बीरबल ने विक्रम का हाथ पकड़ा। सच बोल विक्रम, वरना अब मैं असली जहर मंगवाऊंगा। विक्रम पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अध्याय 6। कहानी में ट्विस्ट। सबको लगा मामला सुलझ गया, लेकिन बीरबल संतुष्ट नहीं थे। विक्रम, बीरबल ने पूछा, ताला कैसे खोला? चाबी तो सेठ जी के गले में थी। विक्रम ने रोते हुए कहा, मैंने चोरी नहीं की, कसम ले लीजिए। मैं तो बस अपनी चाची, सेठ की पत्नी, के गहने चुराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब मैं तहखाने के पास गया तो संदूक पहले से खाली था। सेठ करोड़ीमल हैरान रह गए। क्या संदूक पहले से खाली था? बीरबल की भ्रिकुटी तन गई। इसका मतलब चोर विक्रम से पहले आया था, और विक्रम ने डर के मारे गुनाह कबूल किया क्योंकि उसे लगा कि उसी पर इल्जाम आएगा। कहानी अब और उलझ गई थी। अगर घर का सदस्य चोर नहीं था, तो वह अदृश्य चोर कौन था? अध्याय 7। बंदर और बाजीगरी। बीरबल फिर से तहखाने में गए। उन्होंने इस बार छत की ओर देखा। छत पर एक छोटा सा रोशनदान, वेंटिलेटर था, जिसमें लोहे की जाली लगी थी। जाली बहुत मजबूत थी, उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन बीरबल ने गौर किया कि जाली के पेंच, स्क्रूज थोड़े ढीले थे, और जाली के पास दीवार पर कुछ बाल चिपके हुए थे। इंसान के बाल नहीं, जानवरों के बाल। बीरबल समझ गए। सेठ जी, बीरबल ने पूछा, क्या आपके पड़ोस में कोई मदारी, स्ट्रीट परफॉर्मर रहता है? सेठ ने सोचा, हाँ, हवेली के पीछे वाली बस्ती में एक मदारी रहता है। उसका नाम बंजार है। उसके पास कई बंदर है। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को भेजा, बंजार को उसके सबसे समझदार बंदर के साथ पकड़ कर लाओ। अध्याय 8। बंजार का खेल। बंजार को दरबार में पेश किया गया। वह एक दुबला पतला आदमी था और उसके कंधे पर एक छोटा सा फुर्तीला बंदर बैठा था। हुजूर, मैंने क्या किया है? बंजार ने मासूमियत से पूछा। बीरबल ने बंदर की ओर देखा। बंदर ने एक लाल रंग की टोपी पहनी थी। बीरबल ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली, जो सेठ की तिजोरी की नकली चाबी जैसी दिखती थी, और उसे फर्श पर फेंक दिया। बंदर तुरंत कूदा, चाबी उठाई और उसे अपने मुंह में दबाकर वापस बंजार के कंधे पर बैठ गया। बीरबल ने ताली बजाई। कमाल की ट्रेनिंग है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, चोरी किसी इंसान ने नहीं, इस बंदर ने की है। बंजार ने इस बंदर को सिखाया है कि रात को रोशनदान की जाली खोलकर अंदर जाए। चाबी, जो सेठ जी कभी कभी नहाते वक्त बाहर रख देते थे, जिसका मोम का सांचा बंजार ने किसी तरह ले लिया होगा, का इस्तेमाल करे या फिर। तभी सेठ करोड़ीमल बोल पड़े, अरे याद आया,
चोरी से 2 दिन पहले यह मदारी मेरी हवेली में खेल दिखाने आया था। उस वक्त मैंने अपनी चाबियां तख्त पर रखी थीं। इसने जरूर बंदर से चाबी की छाप, इम्प्रेशन, ले ली होगी। बीरबल ने बंजार की आंखों में देखा। सच बोल बंजार, वरना बंदर को केले मिलेंगे और तुझे कोड़े। बंजार टूट गया। उसने बताया कि कैसे उसने बंदर को रोशनदान के पेंच खोलना सिखाया था। बंदर छोटा था, वह आसानी से अंदर गया। उसने संदूक, जो उस रात गलती से सेठजी ने ठीक से लॉक नहीं किया था, या बंदर ने डुप्लीकेट चाबी से खोला, से मोहरें निकाली और एक एक थैली करके बाहर लाया। अध्याय 9, खजाने की बरामदगी। धन कहाँ है? अकबर ने गरज कर पूछा। हुजूर, मैंने उसे यमुना किनारे एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिया है। बंजार ने कांपते हुए कहा। सैनिक तुरंत वहां गए। खुदाई की गई और सचमुच सोने की मोहरों से भरे थैले मिल गए। सेठ करोड़ीमल की जान में जान आई। वह खुशी से नाचने लगे। अध्याय 10, बीरबल का न्याय और सीख। अकबर बहुत खुश थे। बीरबल, तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि के आगे कोई अपराधी नहीं टिक सकता। मांगो, क्या इनाम चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा। जहांपनाह, इनाम मुझे नहीं, इस सेठ करोड़ीमल को एक सीख के रूप में मिलना चाहिए। अकबर ने पूछा, कैसी सीख? बीरबल ने सेठ की ओर मुड़कर कहा। सेठ जी, आप अपने धन से इतना प्यार करते हैं कि आपने अपने परिवार, अपने भतीजे, सबको शक की निगाह से देखा। धन की रक्षा लोहे के संदूक नहीं, बल्कि सद्भावना और दान करता है। अगर आप अपने सेवकों को वेतन देते और भतीजे की मदद करते, तो शायद आज यह नौबत नहीं आती। सेठ करोड़ीमल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वादा किया कि वे अब कंजूसी छोड़ देंगे और गरीबों की मदद करेंगे। अकबर ने बंजार को कारावास की सजा सुनाई, लेकिन उसके हुनर को देखते हुए उसे बाद में शाही जानवरों की देखभाल का काम सौंपने का विचार किया। सजा पूरी होने के बाद, क्योंकि मुगलों को हुनर की कद्र थी, उपसंहार उस शाम आगरा में बारिश थम चुकी थी। मौसम सुहाना था। बीरबल और अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। बीरबल, अकबर ने पूछा, तुम्हें बंदर पर शक कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए कहा। जहांपनाह, जब मैंने रोशनदान के पास जाली के पेंच ढीले देखे, तो मुझे लगा कोई बच्चा या छोटा जीव ही अंदर जा सकता है। लेकिन संदूक से मोहरें निकालना और ताला वापस लगाना, या वैसा ही छोड़ना, किसी बुद्धिमान जीव का काम था। इंसान अंदर जा नहीं सकता था और कुत्ता चोरी कर नहीं सकता। तो बचा कौन? हमारा पूर्वज, बंदर। अकबर ने ठहाका लगाया। वाह बीरबल, मान गए। और इस तरह बीरबल ने न केवल खोया हुआ धन वापस दिलाया, बल्कि एक परिवार को टूटने से भी बचाया। यह किस्सा मुगल इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। कहानी का सार, मोरल 1। लालच का परिणाम धन का अत्यधिक मोह इंसान को अंधा बना देता है और अपनों से दूर कर देता है। 2, बुद्धि की जीत। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, तर्क और सूक्ष्म निरीक्षण। डिब्बी में कोई जादुई सुरमा नहीं, बल्कि साधारण ठंडा चंदन और गुलाब जल का लेप था। लेकिन डर का असर गहरा होता है। अध्याय 5, बेचैनी की रात। रात घनी थी। हवेली के अलग अलग कमरों में चारों संदिग्ध करवटें बदल रहे थे। मुनीम रामदास सोच रहा था, मैंने चोरी नहीं की, मुझे डरने की जरूरत नहीं। रसोइया कल्लू डर रहा था, मैंने कल रात रसोई से थोड़ा घी चुराया था, कहीं सुरमा उसे भी चोरी न मान ले। पहरेदार शेर सिंह खर्राटे ले रहा था। भतीजा विक्रम पसीने से तरबतर था। वह अपने कमरे में टहल रहा था। अंधा, मैं अंधा हो जाऊंगा। नहीं, नहीं। लेकिन असली चोर इनमें से कोई और ही था, या फिर इनमें से कोई बहुत शातिर था जो इस मनोवैज्ञानिक दबाव को झेल गया। अगली सुबह किसी ने गुनाह कबूल नहीं किया। बीरबल ने सबको लाइन में खड़ा किया और सबकी आंखों में वह सुरमा लगा दिया। सबको ठंडक महसूस हुई, किसी की आंखें नहीं जली। सेठ करोड़ीमल चिल्लाए, बीरबल, तुम्हारा जादू फेल हो गया। किसी ने कुछ नहीं बताया। बीरबल मुस्कुराए, जादू फेल नहीं हुआ सेठ जी, उसने अपना काम कर दिया है। जरा मुनीम रामदास की हथेलियों को देखिए। सबने देखा। मुनीम रामदास की हथेलियां पसीने से भीगी थीं और वह कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सुकून था। बीरबल ने कहा, नहीं, मुनीम चोर नहीं है। चोर वह है जिसने सुरमा लगवाने से पहले बहाना बनाया था। बीरबल ने याद दिलाया कि भतीजे विक्रम ने सुरमा लगवाने से ठीक पहले कहा था कि उसकी आंख में पहले से ही धूल गई है।
इसलिए उसे पानी से धोने की इजाजत चाहिए। उसने पानी से आंखें धोई ताकि सुरमे का असर, जो उसे लगा जहर या जादू है, कम हो जाए। बीरबल ने विक्रम का हाथ पकड़ा। सच बोल विक्रम, Let us unite वरना our अब मैं strengths असली for the जहर prosperity मंगवाऊंगा। of our विक्रम kingdom. पैरों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। अध्याय 6। कहानी में ट्विस्ट। सबको लगा मामला सुलझ गया, लेकिन बीरबल संतुष्ट नहीं थे। विक्रम, बीरबल ने पूछा, ताला कैसे खोला? चाबी तो सेठ जी के गले में थी। विक्रम ने रोते हुए कहा, We must consider the मैंने चोरी wisdom नहीं of the की। ancients in कसम these ले matters, लीजिए, but the times have मैं तो changed, बस my अपनी friend. चाची, We need a new सेठ की approach. पत्नी के गहने चुराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मैं तहखाने के पास गया तो संदूक पहले से खाली था। सेठ करोड़ीमल हैरान रह गए। क्या संदूक पहले से खाली था? बीरबल की भ्रुकुटी तन गई। इसका मतलब चोर विक्रम से पहले आया था, और विक्रम ने डर के मारे गुनाह कबूल किया क्योंकि उसे लगा कि उसी पर इल्जाम आएगा। कहानी अब और उलझ गई थी। अगर घर का सदस्य चोर नहीं था, तो वह अदृश्य चोर कौन था? अध्याय 7। बंदर और बाजीगरी। बीरबल फिर से तहखाने में गए। उन्होंने इस बार छत की ओर देखा। छत पर एक छोटा सा रोशनदान वेंटिलेटर था, जिसमें लोहे की जाली लगी थी। जाली बहुत मजबूत थी, उसे तोड़ा नहीं जा सकता था। लेकिन बीरबल ने गौर किया कि जाली के पेंच स्क्रूज थोड़े ढीले थे, और जाली के पास दीवार पर कुछ बाल चिपके हुए थे। इंसान के बाल नहीं, जानवरों के बाल। बीरबल समझ गए। सेठ जी, बीरबल ने पूछा, क्या आपके पड़ोस में कोई मदारी स्ट्रीट परफॉर्मर रहता है? सेठ ने सोचा, हाँ, हवेली के पीछे वाली बस्ती में एक मदारी रहता है। उसका नाम बंजार है। उसके कई कई बंदर है। बीरबल ने तुरंत सिपाहियों को भेजा। बंजार को उसके सबसे समझदार बंदर के साथ पकड़ कर लाओ। अध्याय 8। बंजार का खेल। बंजार को दरबार में पेश किया गया। वह एक दुबला पतला आदमी था, और उसके कंधे पर एक छोटा सा फुर्तीला बंदर बैठा था। हुजूर, मैंने क्या किया है? बंजार ने मासूमियत से पूछा। बीरबल ने बंदर की ओर देखा। बंदर ने एक लाल रंग की टोपी पहनी थी। बीरबल ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली, जो सेठ की तिजोरी की नकली चाबी जैसी दिखती थी, और उसे फर्श पर फेंक दिया। बंदर तुरंत कूदा, चाबी उठाई और उसे अपने मुंह में दबाकर वापस बंजार के कंधे पर बैठ गया। बीरबल ने ताली बजाई। कमाल की ट्रेनिंग है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, चोरी किसी इंसान ने नहीं, इस बंदर ने की है। बंजार ने इस बंदर को सिखाया है कि रात को रोशनदान की जाली खोलकर अंदर जाए। चाबी, जो सेठ जी कभी कभी नहाते वक्त बाहर रख देते थे, जिसका मोम का सांचा बंजार ने किसी तरह ले लिया होगा, का इस्तेमाल करे। या फिर तभी सेठ करोड़ीमल बोल पड़े, अरे याद आया, चोरी से 2 दिन पहले यह मदारी मेरी हवेली में खेल दिखाने आया था। उस वक्त मैंने अपनी चाबियां तख्त पर रखी थीं। इसने जरूर बंदर से चाबी की छाप, इम्प्रेशन, ले ली होगी। बीरबल ने बंजार की आंखों में देखा। सच बोल बंजार, The council has decided we must act swiftly. I understand, but we need to consider all options carefully. कैसे उसने बंदर को रोशनदान के पेंच खोलना लतबर, सिखाया था। ये मेरी जंगू को बंदर हटा छोटा करना चाहता है, खुद मेरी खाम को नष्ट आसानी कर रहा से है। अंदर गया। Your उसने counsel has संदूक, always been जो wise, उस रात गलती से but सेठ जी ने consider ठीक this से new लॉक matter नहीं किया था। carefully. या बंदर ने डुप्लीकेट चाबी से खोला, से मोहरें निकाली और एक एक थैली करके बाहर लाया। अध्याय 9। खजाने की बरामदगी। Look at this धन sign, कहाँ my है? friend. अकबर It ने गरज कर foretells पूछा, what we must do. हुजूर, मैंने उसे यमुना Remember, किनारे एक पुराने courage is बरगद not के the पेड़ के absence नीचे of गाड़ fear, दिया है। but the बंजार ने triumph कांपते over हुए it. कहा, We must सैनिक prepare for the तुरंत journey वहां ahead, गए। wise one. The खुदाई kingdom's की future गई, depends on it. और The path is सचमुच clear, but the सोने की challenges will be मोहरों से great. भरे थैले मिल गए। सेठ करोड़ीमल की जान में जान आई। वह खुशी से नाचने लगे। The council has decided we must prepare for the journey at first light. तुमने एक बार फिर साबित कर Father, दिया I कि have तुम्हारी considered बुद्धि your के आगे counsel कोई अपराधी and see नहीं the टिक wisdom सकता। in your words. मांगो, क्या इनाम चाहिए? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, इनाम मुझे नहीं, इस सेठ करोड़ीमल को एक सीख के रूप में मिलना चाहिए। अकबर ने पूछा, कैसी सीख? बीरबल ने सेठ की ओर मुड़कर कहा, सेठ जी, आप अपने धन से इतना प्यार करते हैं कि आपने अपने परिवार, अपने भतीजे, सबको शक की निगाह से देखा। धन की रक्षा लोहे के संदूक नहीं, बल्कि सद्भावना और दान करता है। अगर आप अपने सेवकों को वेतन देते और भतीजे की मदद करते, तो शायद आज यह नौबत नहीं आती
सेठ करोड़ीमल को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वादा किया कि वे अब कंजूसी छोड़ देंगे और गरीबों की मदद करेंगे। अकबर ने बंजार को कारावास की सजा सुनाई, लेकिन उसके हुनर को देखते हुए उसे बाद में शाही जानवरों की देखभाल का काम सौंपने का विचार किया। सजा पूरी होने के बाद, क्योंकि मुगलों को हुनर की कद्र थी, उपसंहार उस शाम आगरा में बारिश थम चुकी थी। मौसम सुहाना था। बीरबल और अकबर शाही बाग में टहल रहे थे। Ensure the arrangements are made with great care. तुम्हें बंदर पर शक कैसे हुआ? My counsel, we must consider the matters of the realm with great wisdom and unity. तो मुझे लगा कोई बच्चा या छोटा जीव ही अंदर जा सकता है, लेकिन संदूक से मोहरे निकालना और ताला वापस लगाना या वैसा ही छोड़ना किसी बुद्धिमान जीव का काम था। इंसान अंदर जा नहीं सकता था और कुत्ता चोरी कर नहीं सकता, तो बचा कौन? हमारा पूर्वज बंदर। अकबर ने ठहाका लगाया। वाह, बीरबल मान गए। और इस तरह बीरबल ने न केवल खोया हुआ धन वापस दिलाया, बल्कि एक परिवार को टूटने से भी बचाया। यह किस्सा मुगल इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। कहानी का सार, मोरल 1। लालच का परिणाम धन का अत्यधिक मोह इंसान को अंधा बना देता है और अपनों से दूर कर देता है। अपनी बोटी दो खींचा कलें और जमी बच में बोला, ठग गई हो छोटी। सूक्ष्म निरीक्षण। काले बादलों का आगमन। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा में उस साल मानसून कुछ ज्यादा ही मेहरबान था। यमुना नदी उफान पर थी, लेकिन लाल किले के भीतर सियासी माहौल यमुना से भी ज्यादा गर्म था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने जीवन के सबसे उस कठिन बेड़ी दौर से की गुजर जड़ों रहे थे। में डालरों में और बहू के 5 बल्कि विविध एक मुश्कियों गुप्त का रमा षड्यंत्र। था। पिछले कुछ महीनों से शाही खजाने से रहस्यमयी ढंग से हीरे जवाहरात गायब हो रहे थे। पहरेदार वही थे, ताले वही थे, लेकिन खजाना खाली होता जा रहा था। शक की सुई हर किसी पर थी, यहाँ तक कि नवरत्नों पर भी। तभी फारस, पर्शिया से एक राजदूत आया। उसका नाम था मिर्जा कासिम। वह अपने साथ फारस के सुल्तान का एक पैगाम और एक बहुत बड़ा शतरंज का बोर्ड लाया था। मिर्जा कासिम ने भरे दरबार में कहा, हिंदुस्तान के बादशाह, हमारे सुल्तान ने सुना है कि आपके दरबार में चोरियां हो रही है और आप उन्हें रोक नहीं पा रहे। हमारे सुल्तान का मानना है कि जिस बादशाह की नाक के नीचे चोरी हो जाए वह तख्त के लायक नहीं, इसलिए उन्होंने एक चुनौती भेजी है। अकबर ने क्रोधित होकर पूछा, कैसी चुनौती? मिर्जा कासिम ने उस शतरंज के बोर्ड की ओर इशारा किया। यह मौत का शतरंज है। हमारे साथ फारस के सबसे बड़े जादूगर और शतरंज के खिलाड़ी उस्ताद जमन आए हैं। अगर आपके सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ने उन्हें इस खेल में हरा दिया, तो हम आपको वो जादुई आईना देंगे जिसमें आप अपने खजाने के चोर का चेहरा देख सकेंगे। लेकिन अगर आप हार गए, तो आपको दिल्ली का तख्त फारस के सुल्तान के हवाले करना होगा। दरबार में सन्नाटा छा।